और अब खबरें विस्तार से। तो हम आपको बता दें, राम रहीम मामले में राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ भी पीड़ित है। साथ ही राम रहीम से पीड़ित एक परिवार ने जन टीवी से न्याय की गुहार लगाई है। आपको सीधा लेके चलते हमारे न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा के पास। जी प्रीति हमारे साथ इस वक्त मौजूद है वो विक्टिम जिनकी वाइफ 2 साल पहले सिरसा राम रहीम के आश्रम में गई थी और उसके बाद से आज तक वो लौट करके नहीं आई है। इस पीड़ित परिवार को उसका इंतजार है और एक न्याय की उम्मीद है कि शायद अब इनका रास्ता साफ हो सके। लगातार दर की ठोकरें खा रहे हैं लेकिन अभी तक इनके पति का कोई सुराग नहीं लगा है। जी आप कब गए थे आश्रम? 2 साल पहले गए, 24 तारीख। जी तो पहली बार गए थे कि पहले भी जाते रहे आप वहाँ? पहले जाते थे। अच्छा, तो आश्रम में क्यों जाते थे आप लोग? यही आज लगे जाते थे। मेरी बात तो आप लोग कौन कौन गए थे परिवार के सदस्य वहाँ पे? परिवार से 2 आदमी गए थे, मामा बच्चा था। जी तो आपकी पत्नी आप ही के साथ गई थी? जी तो कब पता लगा कि आपको वो नहीं मिली? जब आश्रम में साथ ही थे तो वो लापता कैसे हुई? किसी सेवादार के साथ में गई थी, वापस नहीं लौटी? सेवादार से पूछा आपने कि कहाँ है वो? आ जाएगी जी चलिए, वकील साहब इनके जो हैं वो हमारे साथ में है। कब से ये मामला चल रहा है? अदालत में है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में? कहाँ पे ये मामला? सर हमने इस्तीगासा पेश किया था, इसकी जो कहानी सुन करके विभिन्न धाराओं में मुकदमा पेश किया था। इस्तीगासा 156(3) में सीजीएम कोर्ट जयपुर महानगर में 5 मई 2015 को। 7 मई 2015 को सीजीएम जयपुर महानगर ने इसमें आदेश दे दिए थे और पुलिस जवाहर सर्किल थाने को कहा था कि मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाए। उसके बाद में हमने हाई कोर्ट में हैबियस कॉर्पस भी पेश की थी। हैबियस कॉर्पस में पेश की थी तब पुलिस की तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश हुई। तब उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें देखने को मिलेगा, तथ्यात्मक रिपोर्ट में यह सामने आया कि गुरमुत राम रहीम के खिलाफ पहले भी विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। मर्डर, बलात्कार, मानव तस्करी के मुकदमे दर्ज हैं। और तथ्यात्मक रिपोर्ट में इसके विपरीत एक कहानी हो रही कि बाबा को जेड सुरक्षा प्राप्त है। तीसरी कहानी आई कि जेड सुरक्षा प्राप्त होने के कारण बाबा से हम किसी भी तरह से पूछताछ करने में असक्षम हैं। जब इस तरह की कहानी आई, जब बाबा से पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, कोई पूछताछ नहीं की और उसके बयान भी दर्ज नहीं किए, तो मुझे यह लगता है कि पुलिस ने आनन फानन में कोई दबाव में आकर के उक्त मुकदमे में एफआईआर पेश कर दी। जब मैंने एफआईआर को पढ़ा तो उन्होंने ये तो मान लिया कि कमलेश कुमार की पत्नी डेरा से गायब हुई है। अब गायब कैसे हुई है? बाबा के उन्होंने बयान नहीं लिए, बाबा से उन्होंने कोई पूछताछ नहीं की क्योंकि जेड सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति था और बाबा आपराधिक प्रवृत्ति था। ये हमको पता नहीं है लेकिन पुलिस की तथ्यात्मक रिपोर्ट में ये जानकारी मिलती है। उसके साहब आप कुछ लगता है कि जेड श्रेणी की सुरक्षा उनसे छीन ली गई है और बाबा सलाखों में जाने का रास्ता साफ हो गया? जी बिल्कुल सही बात है। जब कल 2002 का 15 साल पुराने मुकदमे में एक पीड़िता को न्याय मिला है, उस न्याय से देखो, मैं वकील हूं, मुझे पहले भी सी जानकारी थी कि कोर्ट में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। लेकिन कल के जो उनको दोषी करार दिया पंचकुला की सीबीआई कोर्ट ने, उससे हमको कॉन्फिडेंस पैदा हो गया है कि अब बाबा के कारनामों की परतें एक से एक परतें खुलने वाली हैं और जो पीड़िता को न्याय मिला है उससे हमको ये विश्वास हो गया है कि कमलेश को भी अब न्याय को रोकने में कोई देरी नहीं लगेगी। मैं लौटूंगा आपके पास में। कमलेश, अभी उम्मीद बंधी है आपकी कि जब पंचकुला में अदालत ने, उस सीबीआई कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया, जब उन पे आरोप तय हो चुके थे, 28 को इसका फैसला आना है, तो अब उम्मीद है कि आपको भी न्याय मिलेगा? बिल्कुल जी बिल्कुल सही फरमाया कि कानून में देर लग सकती है लेकिन कानून न्याय जरूर देता है। और हम आपको बता दें कि बाबा के रसूख के चलते यही बड़ी वजह रही कि बाबा हमेशा पुलिस की शिकंजे से दूर रहा और शायद उन पे यह अभिमान चढ़ता चला गया है कि जब जिस प्रदेश के हुकूमत चलाने वाले उनके चरण वंदना करते हो तो शायद कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप देखिए आज 6 बजे मेरे साथ बाबा दाग, रसूख और सियासत में पूरी कहानी किस तरह से, कहां बाबा के क्या मानना है एक्सपर्ट्स का, वो तमाम पहलुओं को लेकर के हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हम वापस प्रीति के पास लौटेंगे और कुछ दौर में लौटते हैं कैंपस के महासमर 2017 पर।